एक ऐसी बुजुर्ग औरत जिसने पूरी जिंदगी डर डर कर और दब कर गुजारी। मरते वक्त उसे पता चलता है कि उसका बड़ा बेटा उसका खुद का नहीं था, उसकी दोनों बेटियां भी पड़ोस की विधवा की थी और तो और उसका पति भी किसी और के बच्चों को अपना समझकर पालता रहा। ये सच जानकर वो इतनी सदमे में आ गई कि गुस्से से बिस्तर पर ही लकवाग्रस्त हो गई। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो फिर से जिंदा हो चुकी थी और इस बार वो वापस पहुंच गई। उस दिन जब उसकी गोद ली हुई बेटी घर से भागने वाली थी, इस बार वो पहले वाली कमजोर औरत नहीं थी। शांति देवी ने अपनी तीसरी गोद ली हुई बेटी को देखते ही जोरदार एक थप्पड़ जड़ दिया। माँ, आपने मुझे मारा। लेकिन शांति देवी ने उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया। हर थप्पड़ में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मत मारो, मत मारो, मैं तुझे मार डालूंगी, बेहया कहीं की। तुझे जरा भी शर्म नहीं है? तू तो बिल्कुल एहसान फरामोश निकली। मैंने तुझे बचपन से पाला, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, इतना बड़ा किया और तू पलटकर चली जाएगी? तुझे अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं? तू तो काली दिल वाली निकली। जो कुछ तूने पहना खाया सब मैंने दिया और अब तू अपना सामान लेकर भागना चाहती है? ऐसा सोच भी मत। शांति देवी गुस्से में पूजा को लगातार मारती रही। तभी पास खड़ी कमला चाची बोली, अरे बच्ची है, समझा दो, इतना क्यों मार रही हो? पूजा, जल्दी अपनी माँ से माफी मांग लो। वो लड़का भरोसे लायक नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही है। वो नहीं चाहती कि तुम तकलीफ झेलो। हाँ हाँ, अब मार भी लिया, डांट भी लिया, बस करो। पूजा, जल्दी अपनी माँ से माफी मांगो, कहो कि तुम कहीं नहीं जाओगी, आगे चलकर मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ दूंगी। लेकिन पूजा खड़ी हुई। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए नफरत साफ दिख रही थी, जैसे वो अपनी माँ को नहीं एक दुश्मन को देख रही हो। मुझे रोहित के साथ रहना है, आज चाहे आप मुझे मार ही डालो, मैं यही कहूंगी। आपके पैसे, आपके कपड़े सब आपको वापस, मुझे आपके गंदे पैसों से कोई मतलब नहीं। आज से मैं इस घर से अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। आप मेरी माँ नहीं हो, मैं आपसे नफरत करती हूँ। इतना कहकर पूजा भीड़ को धक्का देकर भाग गई। कोई उसके पीछे मत जाओ, ऐसी नालायक औलाद को तो मैं पहले ही मर चुका मानती हूँ। मेरे लिए वो अब कोई नहीं है। तभी किसी ने कहा, अरे सुनीता बहू, तुम्हारी सास तो गुस्से से बेहोश होने वाली है और तुम यहाँ बैठकर केक खा रही हो। देखो तो सही कितना समय हो गया। किसी भी घर की बहू ऐसी होती है क्या? तुम्हें इतना भी नहीं आता कि सास के लिए खाना बना दो? अब तक तो तुम्हारी सास ही पूरे परिवार की सेवा करती आई है, यहाँ तक कि तुम्हारे कपड़े भी वही संभालती थी। आज घर में इतनी बड़ी घटना हो गई, ननद भाग गई और तुमने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। सास गुस्से से तड़प रही है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब मेरा बेटा वापस आएगा तो मैं उससे जरूर पूछूंगी कैसी बहू लाया है वो। शांति देवी ने ये सब सुना और हल्की सी नजर उठाकर अपनी बड़ी बहू की तरफ देखा। उसे अच्छी तरह पता था ये बहू भी कोई सीधी सादी नहीं है, पूरी तरह से नखरीली, हर बात में कमी निकालने वाली। इतने सालों तक अपने बड़े बेटे के परिवार को बचाने के लिए वो हर जगह झुकती रही, सब सहती रही, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहने वाली थी। मैं तुम्हारी बाकी बहुओं जैसी नहीं हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। शादी के समय मेरी सास ने खुद कहा था वो जिंदगी भर मेरे लिए खाना बनाएंगी और मुझे बस इस घर में आराम करना है। अरे अगर तुम्हें इतनी ही हमदर्दी है तो तुम ही मेरी सास के लिए खाना बना दो। ये केक खाने से मेरा पेट नहीं भर रहा, मैं अभी भी भूखी हूँ। शांति देवी ने गुस्से में कहा, जो चीजें मैंने खरीदी हैं, मेरे घर में रहना है तो या तो चुपचाप रहो या फिर निकल जाओ यहाँ से। तुम जैसी बुरी सास मेरी चीजें छीनने आई हो और मुझे ही घर से निकालने की बात कर रही हो। अब ये रिश्ता नहीं चल सकता। तुम बूढ़ी औरत, मैं तुम्हारे बेटे से तलाक लूंगी। एक बेटी भाग गई और बहू भी घर छोड़कर चली गई, लेकिन शांति देवी को जरा भी अफसोस नहीं था, बल्कि उसे लग रहा था अब उसकी जिंदगी और भी आसान हो गई है। आखिरकार कोई भी खुद से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। वो घर से निकली और सीधे कमला चाची के घर पहुंच गई। अरे शांति, तुम यहाँ कैसे? घर पर आराम नहीं कर रही? घर में इतनी बड़ी घटना हो गई, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? अरे 20 साल तक पाला था उस बेटी को और वो कुछ बाहरी लोगों की बातों में आकर बदल गई। मार भी लिया, डांट भी लिया, लेकिन उस बच्ची को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। ऐसे भागी कि उसका साया तक नजर नहीं आया। मेरा दिल तो सच में टूट गया। दीदी, जीजा जी, मैं आपसे एक बात पूछने आई हूँ। क्या हाल ही में आपने सुना है कि कोई नौकरी खरीदना चाहता हो? मैं सोच रही हूँ, वैसे भी पूजा अब वापस नहीं आएगी तो उसकी नौकरी बेच देती हूँ। भले पैसे थोड़े कम मिले, लेकिन जल्दी से बेचकर पैसे मिल जाए तो मैं उसके लिए एक अच्छा सा सामान भरकर बैग बना दूं और जल्दी से उसके पास भेज दूं ताकि वो गांव में थोड़ा आराम से रह सके। एक बार चली गई तो पता नहीं कब वापस आए। कमला चाची और उनके पति को इसमें जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो खुद भी माँ बाप थे और तुरंत ही एक माँ के दिल की भावना समझ गए। कमला चाची बोली, सच बताऊं तो 2 दिन पहले मेरी बड़ी बहन अपनी पोती के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। बच्ची गाँव नहीं जाना चाहती, वो 12वीं तक पढ़ चुकी है, बस 2 महीने में उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली है, लेकिन नौकरी नहीं है और अगर नौकरी नहीं मिली तो उसे मजबूरी में गाँव जाना ही पड़ेगा। इसलिए वो लोग बहुत परेशान हैं। कुछ देर सबने मिलकर बात की और फिर जल्दी ही सारे कागजी काम पूरे हो गए। पैसे भी आसानी से मिल गए। शांति देवी ने वो मोटी रकम अपने पास रखी और धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ी। आज उसका मूड बहुत ही अच्छा था। माँ, आप इतनी देर से क्यों आई? मैं भूख से मर रहा हूँ, जल्दी खाना बनाओ। अरे एक और हरामखोर, निकल यहाँ से। जैसे ही उसकी आवाज सुनी, शांति देवी ने सीधा जाकर उसके पीछे लात मार दी। माँ, आप पागल हो गई हो क्या? आज मैं सिर्फ लात नहीं मारूंगी, आज तो तुझे पीटूंगी भी। तू हरामखोर, घर आते ही अपनी माँ पर चिल्लाता है, तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरा बेटा होकर ऐसे बात करता है? नालायक, आज तो तुझे सबक सिखाऊंगी। मैंने हमेशा तुझे सबसे अच्छा दिया, हर अच्छी चीज पहले तेरे लिए सोची और तू समझता है ये सब मेरा फर्ज है? अरे तू तो कुत्ते जैसा निकला, बिल्कुल एहसान फरामोश। माँ मत मारो, मैं गलत था, ठीक है ना? माँ प्लीज मत मारो, अगर और मारा तो आपकी प्यारी बेटी को भी लग जाएगा। तभी छोटी बेटी भी वहाँ आ गई। अच्छा हुआ तू भी आ गई, अब तुझे भी साथ में ही मारती हूँ। डंडा
डंडा सीधा पड़ा और राहुल के हाथ पर लाल निशान पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो हैरानी से शांति देवी को देखने लगा। माँ, आज तो आप मुझे भी मार रही हो। स्कूल से आकर घर नहीं आता, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। देखा है कितने बजे हैं? तुझे इतना भी नहीं पता कि घर आकर खाना बनाना चाहिए। किस घर की लड़की ऐसी होती है जिसे अपने घर की कोई फिक्र ही नहीं? मैं रोज तुम्हारे लिए कपड़े धोती हूँ, खाना बनाती हूँ और तुम लोग हो कि बस खेलते रहते हो। जा अभी जाकर खाना बना। माँ, आज आपको क्या हो गया है? मेरी माँ तो कभी ऐसा नहीं बोल सकती। मैं तो घर की सबसे छोटी हूँ और ऊपर से लड़की भी। माँ, क्या आपको कुछ हो गया है? मैं खाना कैसे बना सकती हूँ? लेकिन आधी जिंदगी तक दबकर जीने वाली शांति देवी अब दोबारा जन्म लेकर आई थी और इस बार उसने ठान लिया था पूरे गाँव की सबसे खतरनाक औरत बनेगी। छोटी बेटी काम चोरी कर रही थी तो शांति देवी ने उसे सीधा एक थप्पड़ जड़ दिया। क्यों नहीं बना सकती खाना? क्या तू कोई रानी है? खाना खाना है तो खुद बनाकर खा। आज के बाद इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। मुफ्त में खाने का सपना भूल जा। सब निकल जाओ यहाँ से। पहले जाकर चूल्हा जलाओ, थोड़ी देर में तुम्हारा बाप और बड़ा भाई आने वाले हैं। छोटी बेटी बोली, हाँ, जब पापा और भैया आएंगे तो माँ इतनी हिम्मत नहीं करेंगी। आज रात जब सब आ जाएंगे तो देखना कोई भी बच नहीं पाएगा। सबको इतना मारूंगी कि रोते रह जाएंगे। तभी बाहर से आवाजें आने लगी। कोई पास आ रहा था। दूसरा बेटा अमन वापस आ गया था। जल्दी खाना बना, सुबह ससुराल में था, वहाँ भी ठीक से खा नहीं पाया। भूख से मर रहा हूँ, जल्दी बना। पायल, अपनी माँ को बुला, उन्हें पानी पिला दे। अभी कह रही थी कि उन्हें प्यास लगी है। अरे मुझे भी प्यास लगी है। बाहर और लोग भी हैं। तुम लोग बच्चे हो, तुमसे खाना बनाना नहीं होगा। माँ, आप घर पर हो और खाना नहीं बना रही? देखो रसोई में कितना धुआं हो रहा है, लग रहा है जैसे कोई मर गया हो। अभी अभी मैं मायके से वापस आया हूँ, वो भी खाली पेट। इतना सुनते ही शांति देवी ने सीधा एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तेरे ससुराल वाले इतने गिर गए हैं क्या कि दामाद और नाती को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते? माँ, आप ये क्या बोल रही हो? इतनी रात हो गई है, पूरा परिवार खाना इंतजार कर रहा है और आप खाना बनाने की बजाय यहाँ बैठकर पानी पी रही हो। वो भी कब से? तुमसे बस खाना बनाने को कहा तो तुम उल्टा ताना मार रही हो। शांति देवी गुस्से से बोली, अरे तू हिम्मत कैसे कर रहा है मुझसे ऐसे बात करने की? माँ, आप मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, तेरे शरीर की हर एक बूंद में मेरा खून है और मैं तुझे मार भी नहीं सकती। क्या तू मुझे मारेगा? आजा, मार के दिखा ताकि सब लोग देखें कि कैसा बेटा है जो अपनी माँ पर हाथ उठाता है। अमन, दूसरा बेटा, दांत भींच कर खड़ा था, गुस्से से भरा हुआ, लेकिन अपनी माँ के सामने कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तभी उसकी पत्नी बोली, माँ, हम दोनों दिन भर काम करके आए हैं, आपको गुस्सा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पर निकालो। अमन तो आपका सबसे आज्ञाकारी बेटा है और आपके पोते पोती गोलू और पायल भी बहुत समझदार है। आप आते ही अमन को थप्पड़ मार देती हो। क्या कोई माँ ऐसे करती है? शांति देवी तुरंत पलटकर बोली, मैं कैसी माँ हूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बेटा मैंने कहीं नहीं देखा। घर आते ही मुझे नौकरानी की तरह हुक्म चलाता है। क्या सिर्फ मैं ही खाना बनाऊं? क्या मैं कोई जमींदार के घर की नौकरानी हूँ जो हर दिन खाना बनाऊं, कपड़े धोऊं, बच्चे संभालूं और तुम सबकी सेवा करूं? मैंने अभी दो बातें भी नहीं बोली और तू मुझ पर चिल्लाने लगा। चिल्ला क्यों रहा है? तू भूखा है तो तेरी बीवी के मायके वालों की वजह से है। उन्होंने तुझे खाना तक नहीं खिलाया, तुझे नीचा दिखाया और तू वहाँ अच्छा दामाद बनता रहा। घर आकर मुझ पर रौब झाड़ता है। मतलब मैं तुझे पालूं और तू दूसरों के लिए काम करे? क्या मैं किसी और के लिए बेटा पाल रही हूँ? जाकर पूछ ले, किसी का बेटा ऐसा होता है क्या? अब अमन का गुस्सा फूट पड़ा, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अरे ये बूढ़ी औरत तो बस झगड़ा ढूंढ रही है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर बस बकवास करती रहती है, कभी गाली कभी मार। इतना कहकर सुनीता, बड़ी बहू, मौका देखकर सीधा बाहर भाग गई और जोर जोर से रोने लगी। अब तो जीना मुश्किल हो गया है, कल तक तो मेरा मरना तय है, मुझे मेरे ही बेटे बहू मार डालेंगे, मैं नहीं जी सकती अब। देखो सब लोग, बहू सास को मार रही है, इतना बड़ा बेटा पाला, सब बेकार गया। अब वो अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी माँ को मार रहा है। मेरी किस्मत ही खराब है, कैसा बेटा पैदा किया मैंने। तभी किसी ने कहा, अगर इतनी ही ताकत है तो रोना बंद करो, रात के समय तमाशा बनाकर शर्म नहीं आती? काली बात को सफेद बना रही हो। अभी तो मैंने तुमसे हिसाब भी नहीं लिया, जो तुमने अपने मायके में सामान भेजा था तुम्हारी माँ के जन्मदिन पर, वो सब किसके पैसे से था? ये सुनकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह गए। सब धीरे धीरे कहने लगे, हमें तो हमेशा लगता था कि बड़ी बहू ही खराब है, लेकिन ये दूसरी बहू भी कम नहीं है। पूरा आंगन शोर शराबे से गूंज उठा। तभी दरवाजे पर एक भारी आवाज आई। घर के मुखिया राम प्रसाद पिता वापस आ गए थे। किसी को समझ ही नहीं आया वो कब से वहाँ खड़े थे। क्या उन्होंने सब कुछ सुन लिया? राम प्रसाद आमतौर पर शांत रहने वाले इंसान थे, लेकिन घर के असली मुखिया वहीं थे। आज इतना बड़ा तमाशा देखकर उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्होंने हाथ में पकड़ी साइकिल जमीन पर जोर से पटक दी। पहले उन्होंने जमीन पर रोती हुई शांति देवी को देखा, फिर झगड़ा करती बहू को और आखिर में अमन पर नजर टिक गई। वहाँ खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ आ। राम प्रसाद वैसे तो सीधे साधे इंसान थे, लेकिन जब ऐसे लोग गुस्से में आते हैं तो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। बड़ा बेटा संजय आगे बढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया ताकि बाहर खड़े लोग तमाशा ना देख सके। ऐसे माहौल में भी बोलने की हिम्मत सिर्फ बड़े बेटे में ही थी। वो बोला, पापा पूजा मरने की बात कर रही थी, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मार भी लिया, डांटा भी, लेकिन वो नहीं मानी और भाग गई उस रोहित के पास। शांति देवी फिर बोली, और तू अपने इस अच्छी बीवी के साथ, अगर मैं इस घर में भूख से मर जाऊं तो शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। तुम बाप बेटे ने मिलकर मुझे पूरी जिंदगी बेवकूफ बनाया है। अब तो लगता है सब कुछ साफ दिखाई देने लगा है।
माँ माफ कर दीजिए, मैं सुनीता की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मैं उसे समझा दूंगा। अब रहने भी दो। बड़ी बहू एक वक्त का खाना तक नहीं बनाती, दूसरी बहू हाथ उठाने को तैयार रहती है, और मेरा दूसरा बेटा भी मुझ पर ही रौब झाड़ता है, और वो तीसरी बेटी, मैं उसके भले के लिए सोचती हूँ, लेकिन वो एक मर्द के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है, मुझसे नफरत करना चाहती है। तुम सब चले जाओ, सब चले जाओ यहाँ से। माँ, आप घर तोड़ना चाहती हो? हर घर में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, क्या हर बात पर घर तोड़ दिया जाता है? मैंने अभी जो कहा वो गलत था। मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। माँ, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? वो गुस्सा आप पर नहीं था, आप दिल पर मत लीजिए। इस बार माफ कर दीजिए, आगे से सब पहले जैसा ही रहेगा। मैंने तुम्हें छोटा से बड़ा किया, शादी करवाई, बच्चे पैदा करवाए, खाना कपड़ा सब कुछ मैंने दिया, और अब तुम मुझे ही पसंद नहीं करते तो निकल जाओ यहाँ से, अपनी अपनी जिंदगी खुद जियो। तभी राम प्रसाद पति बोले, बस करो, बच्चों को भी अपनी गलती समझ आ गई है। अब तुम और क्या चाहती हो? क्या चाहती हो कि ये सब सड़क पर सोए? तुम्हारा नाटक खत्म हुआ या नहीं? शांति देवी, जिसने पूरी जिंदगी समझौते में गुजार दी, सोचा था बुढ़ापे में सुख मिलेगा, लेकिन उसी बुढ़ापे में उसके बच्चों ने उसे सुअर के बाड़े में फेंक दिया, पूरा 99 दिन तक, और आखिर में वो ठंड से तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन अब वो फिर से उसी वक्त पर लौट आई थी जब उसका पति राम प्रसाद उस पर हाथ उठाने वाला था। इस बार उसने सीधा टेबल पलट दिया। इतने सालों से तू हर महीने आधी तनख्वाह ही घर देता है, बाकी पैसे कहाँ जाते हैं? इस पूरे घर को मैंने अकेले संभाला है, तुम्हारे इस परिवार के लिए मैंने बैल की तरह काम किया है। राम प्रसाद, तेरे पैसे आखिर जाते कहाँ हैं? तू पागल हो गई है क्या? तेरी वजह से घर में रोज झगड़ा होता है। अब बस कर। माँ शांत हो जाओ, हम पैसे दे देंगे, ठीक है ना? मेरी पूरी सैलरी आपको दे दूंगा, बस मारना बंद करो। अब ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। शांति देवी के अंदर 2 जन्मों का गुस्सा भरा हुआ था जो अब रुकने वाला नहीं था। ओए राम प्रसाद, तू अभी भी मुझ पर हाथ उठाना चाहता है? मैंने 20 साल तेरी माँ की सेवा की, कहाँ से उठा लाया था तू वो 2 बच्चे? और फिर मैंने तेरे लिए 4 और बच्चे पैदा किए, सबको पाल पोस कर बड़ा किया। इतने सालों में तेरे पैसे आखिर गए कहाँ? मुझे तो लगता है इस घर को तोड़ना तू चाहता है। कल मैं खुद जाकर पूछूंगी। देखती हूँ तू हर साल जो सैकड़ों रुपए उड़ाता है वो किस औरत पर खर्च करता है। शांति, बकवास मत कर, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। तू औरत होकर भी तमीज से बात नहीं कर सकती। रात के समय तमाशा बना रखा है, अगर नहीं रहना तो निकल जा यहाँ से। चुप रहो, मरना है तो तुम्हें मरना चाहिए, ये घर मेरा है। दोबारा मुझसे बहस की तो मुंह तोड़ दूंगी। उसकी ये शेरनी जैसी दहाड़ पूरे मोहल्ले में गूंज गई। उसी वक्त जब घर में सबसे बड़ा झगड़ा चल रहा था, कोई चुपके से वापस आया। जरूर पापा और बड़ा भाई वापस आ गए होंगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे घर से निकाल दिया तो वो माँ से नाराज होंगे। मुझे तो पता था पापा मुझसे प्यार करते हैं। रात का माहौल अजीब सा शांत हो गया, लेकिन पूरे घर में सिर्फ शांति देवी ही चैन से सो पाई, बाकी कोई भी नहीं सो सका। सुबह होते ही, अरे ओ निकम्मो, सब उठो और मेरे घर से निकल जाओ। माँ सुबह सुबह खाना नहीं बना रही और हमें सोने भी नहीं दे रही। माँ मुझसे गलती हो गई, मैं नींद में था, कुछ भी बोल दिया। चुप। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक इस घर में नहीं रहोगे। तुम्हारे बाप के पैसे कहीं गायब हो गए हैं, मुझे लगता है वो किसी के चक्कर में फंस गया है। मैं अभी जाकर पता लगवाऊंगी। तुम फिर से बकवास कर रही हो, मेरे पैसे कहीं नहीं गए, सब मेरे पास हैं। अगर पैसे हैं तो घर पर क्यों खर्च नहीं करते? बीवी और बच्चों पर नहीं लगाओगे तो किस पर लगाओगे? तभी बच्चे भी बोल पड़े, हाँ पापा, घर में हमेशा तंगी रहती है, आज सारे पैसे निकालो, हम सबके सामने रखो ताकि सबको पता चले और आगे जिंदगी सही से चल सके। ऐसा है पापा, आप पैसे निकाल कर दिखा दीजिए ताकि माँ को भी तसल्ली हो जाए। इस चाल से शांति देवी ने धीरे धीरे सारे बच्चों को अपनी तरफ कर लिया। राम प्रसाद का चेहरा उतर गया। उन्होंने एक पुराना सा कपड़े का थैला निकाला, उसमें सिर्फ 300 रुपए थे। वाह, कितना गहरा प्यार है। दूसरों के लिए तो बहाने भी पहले से तैयार हैं। चलो, अब तुम लोगों के बाप ने पैसे दे दिए, अब तुम्हारी बारी है। या तो पैसे दो या घर छोड़ दो। अभी नहीं देना तो अभी निकल जाओ। देखो इस औरत को, अपने ही बच्चों पर इतनी सख्ती कर रही है। शेर भी अपने बच्चों को नहीं खाता। हाँ, बेचारा सुरेश, बड़ा बेटा, उसका बाप पैसे बाहर खर्च कर देता है लेकिन अपने बच्चों पर नहीं। देखो इस परिवार को कैसे तंगी में जी रहे हैं। अमन, दूसरा बेटा, अपनी पत्नी रेखा के साथ कमरे में चला गया। रेखा बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या कर रहा हूँ? मैं 18 साल की उम्र में तुमसे शादी करके आई, 2 बच्चे पैदा किए और आज तक तुम्हारे घर में एक कमरे में रह रही हूँ। ऊपर से अब मुझसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं। जाकर पूछो, कहीं ऐसा भी होता है क्या? अगर बीवी नहीं पाल सकते तो शादी मत करो, अगर बच्चों को नहीं पाल सकते तो पैदा मत करो। अब खुद सोच लो क्या करना है। अमन अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी और बच्चों को जाते हुए देखता रह गया। वो गुस्से में चिल्लाया, अब खुश हो तुम? तुम्हें यही चाहिए था ना कि मेरा घर टूट जाए? शांति देवी बोली, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे बहू और पोते पोतियों के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब मैं भी आराम की जिंदगी जी पाऊंगी। ये तो अभी शुरुआत है। पिछले जन्म में तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अगली सुबह शांति देवी ने राहुल, छोटा बेटा, को डांटना शुरू कर दिया। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। शांति देवी, बाहर आओ। तुमने मेरी नौकरी बेचने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे दीदी, आप आ गई। आप अपनी नौकरी कितने में बेच रही हो? शांति देवी, क्या तुमने मेरी नौकरी बेच दी? वो मेरी थी। तुम्हें किसने हक दिया? क्योंकि वो नौकरी मैंने खरीदी थी, वो घर के पैसों से खरीदी गई थी। तुम कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हारी है? क्या पापा को पता है? भैया लोगों को पता है। बिना परिवार से पूछे तुम कैसे फैसला ले सकती हो? मुझे लगता है तुम्हारे इरादे ही खराब हैं। तभी छोटी बहन बोली, क्या माँ दीदी की नौकरी मुझे देना चाहती है? दीदी ऐसा मत बोलो, नौकरी खाली नहीं रह सकती। तुम तो वैसे भी रोहित के साथ जाने वाली हो, तुम्हें नौकरी का क्या करना है? अगर तुमने मेरी नौकरी वापस नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, देखती हूँ कैसे नहीं छोड़ती। तुमने मेरे पैसे छीन लिए, अब मेरी नौकरी भी छीन रही हो। तुम बहुत बुरी औरत हो। मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानती। अगर पैसे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पूरे
परिवार को बर्बाद कर दूंगी। अब दोनों भाई बहन आपस में लड़ने लगे। शांति देवी दूर खड़ी होकर बोली, हाँ बहुत अच्छा, ऐसे ही लड़ो, खून खराबा करो, जिंदगी भर दुश्मन बने रहो। तुम पागल हो गई हो। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तो क्या कर लोगे? जो मेरे साथ नहीं है वो चुप रहे। तुम्हारी नकली मोहब्बत की मुझे जरूरत नहीं। हमेशा कहता था कि मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तू है ऐसे प्यार पर। पैसे मांगे तो देने से मना कर दिया। ऐसा भाई मुझे नहीं चाहिए। तू तो कहीं बाहर से उठाकर लाया गया है। मैंने तुझे अपनी सगी बेटी की तरह पाला, पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाई। कल एक मर्द के लिए घर छोड़ रही थी और आज नौकरी के लिए मरने को तैयार है। मरना चाहती है तो मैं खुद तुझे मार देती हूँ। माँ प्लीज शांत हो जाओ, बात करके सुलझाते हैं। दीदी ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ, सिर्फ बोलने में तेज हो। अगर सच में खतरा आया तो आवाज तक नहीं निकाल पाओगी। तभी राम प्रसाद अंदर आए और देखा कि शांति देवी के हाथ में चाकू है। अब उनका गुस्सा फूट पड़ा। शांति देवी तू पागल हो गई है क्या? तू घर बर्बाद करना चाहती है? चुप रहो, मेरे सामने भौंकना मत। इतना कहकर शांति देवी ने राम प्रसाद को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं? इस वक्त पूजा डर के मारे जमीन पर बैठ गई। माँ मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। गलत? तू गलत कैसे हो सकती है? मुझे माँ मत बुला, मैंने तुझ जैसे कचरे को पैदा नहीं किया। अभी के अभी इस घर से निकल जा और दोबारा कभी वापस मत आना। तभी संजय बड़ा बेटा धीरे से बोला, दीदी अभी माँ बहुत गुस्से में है, आप कुछ दिन के लिए वापस मत आओ। ये लो मेरे पास जो 10 रुपए थे, तुम रख लो, काम आएंगे। हाँ जा, हिमांशु के पास जा, सिर्फ वही है जो तेरा सच्चा है। पिछले जन्म में इस घटिया प्यार के चक्कर में पायल ने मुझे जिंदगी भर नफरत की, लेकिन इस बार मैं खुद तुम्हें दोनों को साथ रहने का मौका दूंगी, हमेशा के लिए। और तू संजय, मेरी आंखों के सामने हाथ उठाने की हिम्मत की है तूने, इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दोनों क्लिनिक से बाहर निकलते हैं। संजय गुस्से से आग बबूला हो जाता है। पापा पायल की नौकरी माँ ने बेच दी क्या? अब ये घर मुझसे नहीं संभलता। घर पहुँचते ही राम प्रसाद गुस्से में फटने ही वाले थे, लेकिन तभी शांति देवी उन्हें वहीं डांटकर शांत कर देती है। वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक होती है। कमला चाची सास अंदर आते ही ताना मारती है, वाह जी बड़े ठाठ हैं आपके, बहू को रखना ही नहीं है अब। शांति देवी मुस्कुराते हुए, अरे समधन जी पहले बैठिए, खाना खाइए, इतनी दूर से आई हैं। कमला चाची गुस्से में, मैं ये पूछने आई हूँ क्या अब तुम लोग रिश्ता खत्म करना चाहते हो? मेरी बेटी यहाँ खाना खाए, सोए और ऊपर से पैसे भी दे, इतनी गिरावट? शांति देवी शांत लेकिन तीखी, समधन जी हर घर की अपनी मजबूरी होती है, सबका तरीका अलग होता है। फिर अचानक बोलती है, ऐसा करो रोहित को ही अपने घर रख लो, घर जमाई बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये सुनते ही माहौल फट जाता है। तू हमें नीचा दिखा रही है, चलो यहाँ से। रोहित गुस्से में, माँ आप पागल हो गई हो क्या? लेकिन शांति देवी बिल्कुल शांत, जा बेटा अपनी सास के साथ चला जा। पूरा घर सन्न रह जाता है। सबको लग रहा था ये बस ड्रामा है, लेकिन रात होते होते शांति देवी सच में संजय का सामान बाहर फेंक देती है। तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, सड़क पर नहीं सुलाया, यही बहुत है। ज्यादा बोला तो मायके भेज दूंगी। अगली सुबह आज से घर के नए नियम शुरू, बड़े दूसरे पांचवे छठे सब बारी बारी खाना बनाएंगे। जो अपनी बारी पर नहीं बनाएगा उसे एक हफ्ते खाना नहीं मिलेगा। पूरा घर चुप, कोई भी शांति देवी से बात नहीं करता, लेकिन उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। छोटा बच्चा, मुझे अंडा खाना है, अपने माँ बाप से मांग। बहू गुस्से में, बच्चों को अंडा भी नहीं दोगी, कैसी दादी हो? शांति देवी सीधा बात, 5 रुपए में सिर्फ रहना और खाना, अंडा दूध अलग से, खाना है तो पैसे दो, हर चीज में पैसे पैसे। ये घर है या दुकान? नहीं पसंद तो निकल जाओ। इसके बाद शांति देवी बाहर जाने लगती है। ये 2 रुपए 1 हफ्ते के लिए काफी हैं, और हाँ हर खर्चा लिखना, मैं आकर हिसाब चेक करूंगी। उनके जाते ही पूरा मोहल्ला हिल जाता है। उधर सुनीता बहू गुस्से में घर छोड़ देती है, लेकिन रात होने पर कहीं जगह नहीं मिलती। आखिरकार वापस आना पड़ता है। घर आकर गुस्से में, तुमने कहा था तुम्हारी माँ माफी मांगेगी, कहाँ है वो? मेरे कपड़े 2 दिन से पड़े हैं, धोए तक नहीं, यही इज्जत है मेरी? इस बार मैं माफ नहीं करूंगी। घर में फिर झगड़ा शुरू। माँ को क्या हो गया है? पोते पोतियों की भी परवाह नहीं। शांति देवी की बड़ी बहू से, आज तुम खाना बनाओ। क्यों? पूरा परिवार है, मैं ही नौकरानी हूँ क्या? तभी जोरदार जवाब आता है, बाप होकर भी बच्चों को खाना नहीं खिला सकते और खुद को बाप कहते हो?